एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिटी को। हालांकि हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा दिया था। इसमें टोटल क्वेश्चन 1100 दिए गए हैं और एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 अगस्त से। कोशिश रहेगा कि मैं इसे सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा यह सहायक माना जाता है, जबकि विदेशी शासक का आक्रमण यह सहायक नहीं माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, यह विशेषता नहीं है। एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, यह भी विशेषता नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का अभाव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही विशेषता हो जाएगा एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। क्वेश्चन नंबर 335, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का भी, मीडिया का भी, सत्तारूढ़ दल का भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कदम लोकतांत्रिक नहीं है? अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, यह है। मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना, आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, और होता भी है, नोटा का लोग यूज भी करते हैं। सरकारी कार्यालयों में तोड़ फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना, यह नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? सेना को देश का शासन सौंप देना चाहिए? नहीं। बहुमत की अवहेलना करके अल्पमत की बात मान लेना क्योंकि वे अधिक शिक्षित हैं? यह भी नहीं। देश पर धर्म गुरुओं का शासन? यह भी नहीं। विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता। सरकार के अधिकार, सरकार के अंग, नागरिकों के अधिकार होते हैं, शासकों के नाम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज, संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका यह है, जबकि एकात्मक शासन नहीं है। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज का सही अर्थ हो जाएगा राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324 के तहत और निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 324 लेकर के 329 तक किया गया है। और भाग की अगर बात की जाए तो भाग 15 हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे क्योंकि ऑप्शन में 1951 है नहीं, तो 1952 को हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है किस कारण के लिए? सरकारी नौकरी पाने के लिए? नहीं। सरकार की आय बढ़ाने के लिए? नहीं। न्यायपालिका के कार्यकलाप का मूल्यांकन के लिए? नहीं। अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? किस आधार पर लोकतांत्रिक कह सकते हैं? भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 345, बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया?
बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून, यह लाया कब गया था? कानून बनाया गया था 1986 को। 1986 लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 10 अक्टूबर 2006 को। 10 अक्टूबर 2006। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार किसे है? तो संसद का है। संसद का है। मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार किसका है? तो संसद का ही है। निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निलंबित कौन कर सकता है? मूल अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। और मूल अधिकार को व्याख्या कौन कर सकता है? तो व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो यह करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की चर्चा एक बार ही किया गया है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं। बस ध्यान से आप लोग सुना करिएगा। मैं लगातार से इसे कंप्लीट करवाऊंगी क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक है नहीं, काफ़ी जुकाम हो गए हैं और साथ ही साथ फीवर भी मेरा लगा हुआ है। तो थोड़ा मैं लगातार से इसे कंप्लीट करवाऊंगी और कम ही समय में इसे कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? ऑप्शन पे गौर करिएगा तो सही शक्ति इसमें से एक ही दिख रहा है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। लौटाया जा सकता है अनुच्छेद 111 के तहत। बाकी सभी को देख लीजिए। अपनी पसंद के अनुसार किसी कोई प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? नहीं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहते हुए भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? जी नहीं। जिस सांसद को चाहे मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता है? ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना? जी नहीं। कार्यपालिका के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करना? यह भी नहीं। संविधान की भावना के विरुद्ध, गौर करिएगा, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना, यह सही कार्य है। संसद एवं राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार अधिकारों का प्रयोग करना, यह नहीं है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक। 6 माह के अंदर ही इसे अपनी सदस्यता को साबित करना पड़ेगा। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता? जी नहीं। हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता? यह भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता? यह है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया गया है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता? विदेश में घूमने की स्वतंत्रता यह भी है। अनुच्छेद 19(1) का डी। नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी तो स्वतंत्रता पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी होगा। मेरे ख्याल से सी और डी दोनों होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सी और डी दोनों होंगे। ठीक है। विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता यह दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में देश में कहीं भी बस सकते। अनुच्छेद 19(1) का क्लॉज डी। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक
स्वतंत्रता, माफ करिएगा, समानता की स्वतंत्रता दिया, समानता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में क्या है तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और 32 में है 32 में हो जाएगा, 32 में उपचारों का अधिकार है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता यह नहीं है। भाषण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 के बारे में दिया गया है सब। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 से 15, 16, 19, 29, 30 से। काम का अधिकार अनुच्छेद 39 अपनी संस्कृति की रक्षा करना अनुच्छेद 29 से। जीविका का अधिकार अनुच्छेद 39 और वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार अनुच्छेद 41 से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा किया गया है। इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता यह नहीं है। सरकारी निर्णयों के विरोध करने की स्वतंत्रता यह है। सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध निर्वाचन में मत देने की स्वतंत्रता भी है। कोई भी पेशा अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई। नेपाल में संसद की बहाली हुई थी 2006 में और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन का संचालन यह कौन करता है तो राइट आंसर हो जाएगा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां की जनसंख्या बहुत ही कम है। विधि के शासन का क्या अर्थ है और भारत में कैसा लोकतंत्र है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे, जनता अपना कानून, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है तो जनता अपना कानून बनाता है, जनता अपना कानून बनाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के लिए कानून जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि अपना भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसमें संसदीय मान्यता दिया गया है। भारत का सर्वोच्च विधायिका कौन होता है तो संसद। भारत का सर्वोच्च विधायिका संसद है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। संसदीय सर्वोच्चता विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, राष्ट्रपति का औपचारिक पद, कानून या विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून या विधि का शासन, कानून के समझ समानता, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, परमादेश, यह सब कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है। वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधि के शासन का क्या अर्थ है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधि की सर्वोच्चता, व्यक्ति की नहीं, विधि के समझ समानता, विधि के द्वारा समान संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की, समानता की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो यह लाया गया है अमेरिका से। भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक। और भी अमेरिका के संविधान से लिया गया, जैसे कि संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पूर्णावलोकन, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, विधि का संरक्षण, जनहित याचिका, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और महाभियोग, यह सब अमेरिका से ही लिया गया है। क्लियर। न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा अनुच्छेद 137 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनमत पर आधारित है, यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 366 नंबर, संविधान क्या है। संविधान क्या है। संविधान किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा। सरकार
संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप के अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। संविधान क्या है? तो यह सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। किसी देश की सरकार के बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा, सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप के अभिव्यक्ति, लिखित अलिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, बिल्कुल सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, यह भी सही है, लिखित और निर्मित होता है। हालांकि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है। जी हाँ, सरकार संविधान के ऊपर होती है। सरकार संविधान के ऊपर होती है, जी नहीं, सबसे ऊपर संविधान होता है। ठीक है, यह गलत दिया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत यह हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कि 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक काम करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है यह प्रशासनिक या फिर राजनीतिक काम करता था। 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया। फिर उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट लाया गया और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार समाप्त किया गया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आया था 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होने लगी। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त और भारत में महारानी या फिर ताज या क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ, जो कि 1947 तक चला। भारतीय संविधान के लक्षण की बात की जाए तो भारतीय संविधान का लक्षण एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। एकात्मक तथा संघात्मक दोनों है। एकात्मक का लक्षण है जैसे कि एकल संविधान है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल है, अखिल भारतीय सेवा, संविधान संशोधन, यह सब एकात्मक के लक्षण हैं। संघात्मक के भी लक्षण को याद रखिएगा। संघात्मक की विशेषता क्या है? तो लिखित संविधान है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, केंद्र एवं राज्य के बीच पृथक शासन है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्च सदन की उपस्थिति। ठीक है। और किसने कहा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है? अर्धसंघीय किसने कहा था? तो के.सी. व्हीलर ने कहा था। के.सी. व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो अर्धसंघीय है। परिसंघीय किसने कहा था? परिसंघीय क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जा सकता है। तो परिसंघीय कहा था किसने? राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग ने। क्लियर हो गए। एक और छूट गया था, जैसे कि लाया गया था 1773 और इसी के द्वारा ही 1773 इसी के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, देखिए पहली बार बंगाल का गवर्नर का पद आया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा कह लीजिए, नियामक अधिकरण या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, माफ करिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इसी के द्वारा बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन लाया किसने था? तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अगर अधिनियम पूछ दिया जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर निकला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 में। ठीक है। यहाँ पे भी याद रखिएगा, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टेस को। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। सारा का सारा निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 1919 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। बिल्कुल। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ।
प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, यह भी सही है। गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, यह क्या है, तो यह गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से इन्होंने भाग भी लिया था सितंबर 1931 में, और बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर वहां से आने के बाद दोबारा से प्रारंभ किया और पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष, समानता, अखंडता, उपर्युक्त सभी। बताएंगे 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? बताइएगा। वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग 324 से लेकर के 329। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो यह हो जाएगा दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 543। मैक्सिमम कितना है? तो 552 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष। मूल संविधान में 21 वर्ष था, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा धन एवं बल का प्रयोग, बूथ छापामारी, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता। आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रत्याशी बनाया जाना। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? एक बार फिर से, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो यह हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006। ऑलरेडी यह क्वेश्चन आ चुका था, हमने करवाया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत कैसा राज्य है? भारत जो है यह कैसा राज्य है? तो कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है?
संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का समन्वय होता नहीं। राष्ट्र का अध्यक्ष सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, यह भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनका चयन किया जाता है। आर्टिकल 19(3) के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। अनुच्छेद 94 में त्याग पत्र की चर्चा किया गया है, इनके त्याग पत्र की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 95 में क्या है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली रहने पर उपाध्यक्ष काम कर सकते हैं। अध्यक्ष का पद अगर खाली हो तो उपाध्यक्ष काम करेंगे। और 96 में क्या है, 96 में है, अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे, उसी तरह से राज्यसभा में भी होते हैं। राज्यसभा के सभापति की अगर बात की जाए तो सभापति और उपसभापति की चर्चा जो है अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 89 में त्यागपत्र की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 90 में है। और 91 में पद खाली रहने पर उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि यहाँ तो सभापति अगर नहीं रहेंगे तो उपसभापति, अगर सभापति या उपसभापति को हटाने की बात चल रही हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 388 के पास चलते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा है अनुच्छेद 109 में, और परिभाषा की चर्चा अनुच्छेद 110 में। पहली बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के क्या शर्तें हैं? संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्तें? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 390 नंबर। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के भी सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्य जो है, यह भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक याद रखिएगा। एक ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। ट्रिक बता दे रही हूँ मैं, एक बार माइंड में भी सेट हो जाएंगे। पकानी कोका दुयो दसम। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करिएगा। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो पद की चर्चा है। राष्ट्रपति का पद का से हो जाएगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किया गया है। 55 में कोटा की चर्चा है, अनुच्छेद 55 में। और 56 में हो जाएगा का से कार्यकाल, और 57 में हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, 58 में हो जाएगा योग्यता, और फिर 59 में हो जाएंगे, 59 में हो जाएगा दशा, और 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग की चर्चा किया गया है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी ट्रिक याद रखिएगा। उसरा निका चूस। अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद 53 से स्टार्ट करिएगा, माफ करिएगा अनुच्छेद 63, एक मिनट, अनुच्छेद 63 से स्टार्ट करिएगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 65 में क्या है, अनुच्छेद 65 में हो जाएगा कार्यवाहक, जब राष्ट्रपति नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा। अनुच्छेद 65। 66 में क्या हो जाएगा, तो 66 में हो जाएगा निर्वाचन, और 67 में क्या है, तो यह हो जाएगा कार्यकाल, और 68 में क्या हो जाएगा, चुनाव का समय, और 69 में हो जाएगा शपथ। 69 में शपथ है। उसी तरह से राज्यपाल का भी याद रखिएगा। राज्यपाल का ट्रिक है रकानी कायो सस। अनुच्छेद 153 से स्टार्ट करिएगा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 154 में
अनुच्छेद 154 में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 157 में योग्यता की चर्चा है और 158 में सेवा शर्तें की चर्चा है और 159 में शपथ की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 70 में क्या है, तो कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद अगर हो जाए तो इसका समाधान कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 72 में है। बेहतर काम है क्षमा करना, तो 72 हो जाएगा। राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा अनुच्छेद 161 में है। सारा का सारा निकल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है, तो 14 दिन। कितना दिन, 14 दिन। एक चौथाई से पास होने के बाद 14 दिन, 1/4 लिखित सूचना पर। और यह जो है अर्ध न्यायिक महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर, और इसकी जांच जो है, न्यायिक जांच जो है, नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी शक्ति दिया गया है, हालांकि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पे ही जाएंगे। और यूटी के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 239 का बी। अनुच्छेद 239 का बी। और अगर बात की जाए तो इसका अध्यादेश कितने समय तक रहता है? अध्यादेश का जीवन काल कितना होता है, तो मिनिमम 6 सप्ताह, मिनिमम 6 सप्ताह होता है। और अधिकतम कितना होता है, तो 6 महीना। कितना होता है, 6 महीना होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को भी दिया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देश के सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, एक हरी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो एक हरी। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? संघीय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। नवीनतम कौन सा है, तो अमरावती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो 65 वर्ष हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट की बात होती तब हो जाता 62 वर्ष। 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 नंबर। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है? न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर संसद। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत वो देने के लिए क्या नहीं है, तो वो देने के लिए बाध नहीं है, या फिर राष्ट्रपति जो है मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। परमादेश को इंग्लिश में मेडमस कहते हैं, उत्प्रेषण को सर्टियोरी कहा जाता है, प्रतिषेध को प्रोहिबिजन कहा जाता है और है अधिकार परीक्षा को कोवारंटो कहा जाता है और एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। कोवारंटो अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। यही 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131। उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील के रूप में आने वाले मामले, इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिच्छन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधिच्छन की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल के पद के लिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी 35 वर्ष। मतदाता का उम्र 18 वर्ष होता है। स्थानीय निकाय के सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 21। स्थानीय निकाय के सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। विधानसभा या फिर लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति के लिए कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। लोकपाल या लोकायुक्त के लिए न्यूनतम उम्र 45 वर्ष होने चाहिए। वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मिनिमम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, मैक्सिमम उम्र निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मैक्सिमम उम्र कितना है? 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मैक्सिमम उम्र 65 वर्ष। मानवाधिकार आयोग के सदस्य का मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने होते हैं। और कौन? तो महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, यह सब राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमने ट्रिक आगे ही क्लियर कर लिया था, रकानी कायोसस। अनुच्छेद 153 से आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? तो मुख्यमंत्री में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो विधान परिषद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। उसी तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, बिल्कुल। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो विधानसभा के द्वारा। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा की वर्तमान संख्या 243 है। कितना है? 243 है। विधान परिषद की टोटल संख्या कितनी है? तो 75 है। उत्तर प्रदेश में कितना है विधान परिषद की सीट? तो 100 है। महाराष्ट्र में 78 है और कर्नाटक में 75 हैं। बिहार और कर्नाटक में 75 हैं। आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। ठीक है।
अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 169 में क्या है? 169 में विधान परिषद के सृजन या फिर समापन का चर्चा किया गया है। और विधान परिषद की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा की संरचना 170 और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में किया गया है। विधान परिषद अभी टोटल 6 राज्यों में है। एक है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी? 243। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? विधानसभा, तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? 6 महीनों से अधिक नहीं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? तभी हमने बताया 75 हैं। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? बिहार में भी विधान परिषद है और विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हो जाएंगे। और फिर राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन नहीं कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन कहा जाता है। ए और सी सुधार करिएगा, ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ए और सी हो जाएगा। प्रथम सदन नहीं कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो राइट आंसर हो जाएंगे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? राइट आंसर धन या वित्त विधेयक। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो 14 दिनों तक। प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में है और परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक के बारे में बता रही हूँ, केंद्र के धन विधेयक के बारे में। तो अनुच्छेद 110 में परिभाषा किया गया है और 109 में प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। वही अगर आज की बात करें तो 199 में धन विधेयक की परिभाषा है और 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो उच्च न्यायालय होता है। राज्य में पूछा जा रहा है तो उच्च न्यायालय हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो पहले हमने बताया था 62 वर्ष। 15वां संविधान संशोधन 1963 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? बताएंगे। उच्च न्यायालयों के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? दीवानी मामले नहीं, फौजदारी मामले भी नहीं, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में जैसे कि मौलिक अधिकार, चुनाव संबंधी विवाद, या भी सी और डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। सी और डी कर लीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? लॉस्की का है। किसका है? लॉस्की का। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के। ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है भाई। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। हालांकि उन्होंने सिफारिश की थी 8 ही मूल कर्तव्य के बारे में, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। बाद में चल करके 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 हो गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। और भी जैसे कुछ है याद कर लीजिएगा।
आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, DPSP लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो स्पेन से। और हम लोग के यहाँ DPSP कहाँ से लाया गया? तो आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लाया है? तो स्पेन से। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि एटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या फिर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी हमने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, यह सब भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची, प्रस्तावना के शब्द की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन, यह सब कहाँ से लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन टोटल 3 बार बुलाए गए हैं। कब कब? 1962 में, 1962 में, 1978 में, 1978 में और 2002 में। बैंक दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। दहेज के बारे में 1962 में था और 1978 बैंक के लिए संयुक्त अधिवेशन और पोटा के लिए 2002 में। ठीक है भाई। अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति। इसकी चर्चा संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। कनाडा से क्या लाया गया है? तो कनाडा से अवशिष्ट सूची लाया गया है। कनाडा से अवशिष्ट सूची लाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा लाया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया लाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, यह भी कनाडा के संविधान से लाया गया है। और GST मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 246 क्लॉज ए में किया गया है। यह भी कहाँ से लाया गया है? तो कनाडा से ही। गुड सर्विस टैक्स जिसे कहा जाता है, गुड सर्विस टैक्स। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह सब दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध लाया गया है। हालांकि आपात उपबंध जो है जर्मनी के वाइमर संविधान और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से भी लिया गया है। सभी को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से रहने वाले हैं। कोई भी किसी भी दिन जो एग्जाम होंगे वहाँ एक नए क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाया गया है। प्रस्तावना स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, यह भी कहाँ से लाया गया? तो फ्रांस से ही लाया गया है। सोवियत रूस से मूल कर्तव्य लाया गया, जो कि अभी हमने बात कर भी लिया। आर्थिक नियोजन सोवियत रूस से ही लाया गया है। मूल कर्तव्य के संचालन के लिए वर्मा समिति मूल कर्तव्य संचालन के लिए वर्मा समिति लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1999 में। सही ढंग से मूल कर्तव्य को संचालन किया जा सके, इसके लिए वर्मा समिति लाया गया था 1999 में। सरदार सरोवर समिति 8 जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 66वां संविधान संशोधन, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है। 66वां संविधान संशोधन यह जो है 11वां मूल कर्तव्य है और तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है? तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य क्या है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 2 प्रकार के समता की चर्चा किया गया है, समानता की चर्चा किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और एक चीज और जोड़ा गया है, व्यक्ति की गरिमा। यही क्या है? तो प्रस्तावना का उद्देश्य है। एकता, अखंडता, बंधुत्व भी यह उद्देश्य है। क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? तभी हमने बताया 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 432वां प्रश्न, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? राष्ट्रीय संकट काल में, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर, संविधान में संशोधन कर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 2021 को छोड़ करके सभी को निलंबित किया जा सकता है। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती हैं? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती हैं? कानून के नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समानता, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे।
मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान दी गई? मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएंगे 10 दिसंबर 1948। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया भी जाता है। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जो कि आजकल चलता भी है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो अपना बिहार में था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अलग कौन करके रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र किसका है? तो कौटिल्य का है, या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए, या फिर चाणक्य कह लीजिए। ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है और यह मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इनमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था बेल्जियम। जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन या कहाँ बना? यह नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी। संघ की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान तो है ही, शक्तियों का विभाजन भी है, एक हरी शासन व्यवस्था यह नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका यह भी है। भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अभी संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 100 विषय को शामिल किया गया है संघ सूची में। और पहले कितना था? तो पहले था 97, मूल संविधान में कितना था? तो 97, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले था 66, अब कितना हो गया है? तो 5 घट गया है, तो अब हो गया है 61। 5 जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में चला गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है भाई, समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 5 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 47 और 5 कितना हो जाएंगे? 47 से 5 कितना हो जाएंगे? तो 52 हो जाएंगे। तो समवर्ती सूची में 52 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संघीय सूची में 100 विषय हैं। इस सब की चर्चा किस में है? तो अनुसूची 7 में किया गया है, अनुसूची 7 में किया गया है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में क्या कहा गया है? तो राज्य सूची का वह विषय जिसका संबंध देश हित से है तो कानून केंद्र बनाता है। अनुच्छेद 249 में कहा गया है राज्य सूची का वह विषय जिसका संबंध देश हित से है तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाता है। अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया है? तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 252 में क्या कहा गया है? 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर कानून केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 253 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के लागू करने के लिए केंद्र जो है इस पे कानून बनाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन के लिए 543। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को, दोनों इस पर कानून बनाते हैं। और केंद्र जो है संघ सूची पर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पे भी कानून बनाते हैं और अवशिष्ट सूची पे भी कानून बनाते हैं। क्लियर? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 73वां संविधान संशोधन। बलवंत राय मेहता समिति यह कब आया था? तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात की थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता 2 स्तरीय बात की थी और यह आया था 1977 में। जे.वी.के. राव समिति यह आया था 1985 में, 1985। इन्होंने 4 स्तर की बात की थी,
4 स्तर की बात की थी। LM सिंघवी समिति यह आया था 1986 में और इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। RK पीके थुंगन समिति आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में आया था। पीके थुंगन समिति 1988 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में विधेयक आया था और अधिनियम 1993 में बना। इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था राजस्थान के नौगौर में 2 अक्टूबर 1959 को। फिर बाद में चल करके 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? और ये भी याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 को पहली बार लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। कौन होता है? सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें इंग्लिश और राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है। मूल संविधान में टोटल 14 ही भाषा था। 15 भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? तो 15 भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और इसे जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसे जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। PM के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से दिए गए हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य नीति अनुसार सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 38 में उद्देश्य की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 42 में मातृत्व लाभ की चर्चा है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता को लागू करने के लिए अपने यहाँ कानून बनाया गया। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। DPSP की बात की जाए तो भाग हो जाएंगे 4, अनुच्छेद हो जाएंगे 36 से 51, लाया गया है आयरलैंड के संविधान से। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले उपयुक्त दोनों। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 में कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब बिहार का पहला नगर निगम पटना है। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय इसमें से कौन सा है? तो विदेश नीति, संचार, बैंकिंग, कानून व्यवस्था, कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई, खनन, यह सब राज्य सूची का विषय, जबकि विदेश नीति, संचार, बैंकिंग यह सब केंद्र सरकार के अधीन आता है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो अभी हमने बताया पटना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, कहीं नवंबर 1946। देखिए कौटिल्य वाले सर जो है, प्रदीप सर 6 दिसंबर 1946 बताते हैं, वहीं रोशन सर जो है ज्ञान बिंदु वाले सर, वो बताते हैं नवंबर 1946। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में एक ही दिख रहा है, वो कौन सा है? तो शिक्षा है। पुलिस आ जाएगा राज्य के अंतर्गत, व्यापार सेंट्रल के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेंट्रल के अंतर्गत, बैंकिंग
केंद्र के अंतर्गत। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर लीजिए। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच 1998 में 10 अप्रैल 1998 को। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 40 किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जिनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो इंग्लैंड में। कहाँ है? तो इंग्लैंड में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो वह अनुच्छेद 40 हो जाएंगे। अनुच्छेद 40। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा, बैंकिंग, संचार यह सब आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना इनमें से किस व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना यह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। एक और रिकॉल मैं करवा देती हूँ क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है, शायद हो सके कि अनुसूची से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो अनुसूची 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। 2 में क्या है? तो 2 में हो जाएगा वेतन की चर्चा। 3 में शपथ की चर्चा है। 4 में राज्यसभा का सीट का बंटवारा है। 5 में SC/ST क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा दिया गया है। विशेष अधिकार उन लोगों को दिया गया है। 7वां में क्या है? तो विषयों का बंटवारा किया गया है जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची यह सब शामिल है। 8 में क्या है? तो 22 भाषा की चर्चा जिसमें इंग्लिश राजस्थानी शामिल नहीं है। 9 में क्या है? तो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। पहली बार संविधान संशोधन इसी में किया गया था। 9वीं अनुसूची। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो है नगर निगम से संबंधित है। चलिए क्लियर हो गए। लोकतांत्रिक, इसका जो राइट आंसर निकला नगर पालिका के कार्य क्षेत्र न कि आय स्रोत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने। तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग वित्तीय सेवा से है। चलैया समिति का संबंध कर से है, कर सुधार से, वैट से संबंधित है। GST किसके सुझाव पर लाया था? तो केलकर समिति के सिफारिश पर। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य एवं संघ दोनों को। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो चीन में नहीं है, लेकिन भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352, 356, 360 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो कि अभी तक भारत में नहीं लागू किया गया है, एक बार भी नहीं लगा है। 356 में राजकीय या फिर राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, 1962, 1971 और 1975। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में, और यह जो है महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1992 में, और शिक्षा से जोड़ने के लिए, न कि ताड़ी के विरोध में किया गया था। शिक्षा से जोड़ने के लिए महिलाओं के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन यह राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। बोल्विया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोल्विया में पानी की कीमत में वृद्धि, और यह कब हुआ था? तो 2006 में। 2006। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है यह कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। अब यहीं से दिख रहा होगा कि अगला बार जो वीडियो आएगा इकोनॉमिक्स से संबंधित। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं है? तो ब्रिटेन में नहीं है, जबकि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश यह सब में बहुदलीय व्यवस्था है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे सांसदों और विधायकों पर, MP और MLA पर। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है। टोटल राष्ट्रीय दल की संख्या है 6। इसमें कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज
पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम। इनमें से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, मजबूत जनमत। नियंत्रित मीडिया और प्रेस। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। यहाँ पे अनियंत्रित कर लीजिए, अनियंत्रित। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इनमें से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली कहाँ है? तो चीन में। कहाँ है? चीन में। द्विदलीय कहाँ है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड और अमेरिका में भी द्विदलीय ही है। अब बहुदलीय तो अपना भारत में है। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समान समानता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता का। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 50%। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50%। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है आप लोग से, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। तो चलिए सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 301 से लेकर के 498 तक, मतलब कह सकते हैं कि 198 क्वेश्चन हमने शायद कंप्लीट करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।